हे दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं मोनोपोली का जो हमारा टॉपिक रह गया था उससे रिलेटेड पार्ट। पिछली वीडियो में हमने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का कुछ पार्ट कर लिया था, वो मोनोपोली से रिलेटेड ही था, आपको पता है। तो देखिए यहाँ पे जो पार्ट रह गया वो मैं बता देता हूँ। एक तो 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट रह गया जो कि प्रोफेसर पीगू ने क्लासीफाइड किया था। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं आपको डायग्राम बताऊँगा जिसमें, एक मिनट, ये रहा डायग्राम जो आपको दिख रहा है। तो इस टाइप का मैं आपको डायग्राम बताऊंगा जिसको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। वैसे इससे रिलेटेड पिछला क्वेश्चन आपने देख लिया था जहाँ पे मैंने आपको एवरेज रेवेन्यू मतलब मार्केट की प्राइस बताई थी कि 30 रुपीज़ है, जो कि आप दोनों मार्केट में सेम रखते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मार्जिनल रेवेन्यू दोनों में इक्वल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आपको मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला बताया था, और पहले यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू वाले पार्ट में भी मार्जिनल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला बताया था वही पिछली वीडियो में एप्लीकेबल हुआ था। ध्यान नहीं है तो बता देता हूँ, AR × E-1 अपॉन ई वाला पार्ट आपको ध्यान होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये पार्ट कवर किया था। फिर इसके बाद हम कवर करेंगे, जैसे मान के चलिए कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट तो हो जाएगा, बस एक पैराग्राफ और बचेगा जिसमें जनरली कंसीक्वेंसेस बताएगा कि कंज्यूमर वेलफेयर के हिसाब से क्या फ़र्क पड़ा और प्रोड्यूसर के सरप्लस के हिसाब से क्या फ़र्क पड़ा, या प्रोड्यूसर को एक तरीके से क्या बेनिफिट हुआ। फिर हम कवर कर लेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का सारा पार्ट। तो आज की वीडियो में हो जाएगा, इतना ज़्यादा डिटेल का पार्ट नहीं रहेगा क्योंकि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए आपकी वीडियो थोड़ी लेंदी बन जाएगी, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रोफेसर पीगू क्लासिफाइड 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट। देखिए अब ये बोल रहा है कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसको जनरली हम परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हैं या ऑप्टिमल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोल सकते हैं। इसमें जनरली मोनोपोलिस्ट मतलब जो भी फर्म है वो क्या करती है, हर इंडिविजुअल कस्टमर्स को अलग अलग देखती है। इसका मतलब क्या, मार्केट को सेपरेट कर देती है हर इंडिविजुअल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस हिसाब से प्राइस डिसाइड करती है कि इस कंज्यूमर से क्या प्राइस चार्ज करनी है, वो क्या पे करने के लिए तैयार है, उसकी क्या पे करने की इच्छा है और उसकी क्या एबिलिटी है। तो आपको पता है कि जैसे देखो मैंने आपको बताया था डॉक्टर, तो पर्टिकुलर उसको पता है कि वो रिचर सेक्शन और लोअर सेक्शन के हिसाब से क्या करता है, फीस डिसाइड कर देता है कंसल्टेंसी की। लॉयर भी क्या करता है, वकील भी क्या करता है, ऐसे ही करता है। तो जनरली आपको पता है कि वो अब अलग अलग लोकेलिटी या एरिया के हिसाब से क्या करेगा, वहाँ के कंज्यूमर्स को देखेगा, ठीक है, और उस हिसाब से हर इंडिविजुअल कंज्यूमर की अप्रोच के हिसाब से, एबिलिटी के हिसाब से और विलिंगनेस के हिसाब से क्या करेगा, प्राइस या फीस डिसाइड कर देगा। अब देखिए टिपिकल मेथड है कि हर कस्टमर को ढूंढना मुश्किल है और ये पता करना मुश्किल है कि कितना वो पे करने के लिए तैयार है या कस्टमर की क्या प्रेफरेंसेज है। मान लो कि एक मोनोपोलिस्ट है जो प्रोडक्ट बेचना चाहता है अलग अलग मार्केट में और प्राइसेस अलग अलग रखना चाहता है। अगर गुड्स की बात कर रहे हैं यहाँ, तो जैसे मैंने सर्विस बोला, अब उसको थोड़ी पता है कि पर्टिकुलर मैं इस एरिया में जाऊँगा तो इतने मुझे क्या मिलेंगे, लोअर सेक्शन वाले मिलेंगे, इतने मुझे रिजर्व सेक्शन वाले मिलेंगे। तो उसको एक तरीके से ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट डिग्री का पार्ट थोड़ा टिपिकल होता है। तो यहाँ पे बोल दिया कि द मोनोपोलिस्ट सेपरेट द मार्केट इनटू ईच इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड चार्जेस देम द प्राइस दे आर विलिंग एंड एबल टू पे। आ गया, एंड देयर बाई एक्सट्रैक्ट द एंटायर कंज्यूमर सरप्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलो कि देखो जो पुअर सेक्शन है वो तो नॉर्मल जो अमाउंट पे कर पाएगा उस हिसाब से प्राइस सेट कर देगा, और रिचर सेक्शन क्या है, ज़्यादा अमाउंट पे करेगा तो उस हिसाब से सेट कर देगा। तो जो भी कंज्यूमर सरप्लस है, जो भी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एवरेज रेवेन्यू कर बनता है, तो जो भी रेवेन्यू कर में कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट है वो सारा का सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है किसके थ्रू, प्रोड्यूसर के थ्रू। प्रोड्यूसर मतलब मोनोपोलिस्ट के थ्रू। तो यहाँ पे मोनोपोलिस्ट कौन हो गया हमारे एग्जांपल में, जैसे डॉक्टर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, कंसल्टेंट्स हो गए। ये क्या करते हैं, डिफरेंट फीस चार्ज करते हैं। इसी तरीके से आपको बोल दिया प्राइसेस डिसाइडेड अंडर बिड एंड ऑफर सिस्टम, तो इस टाइप का भी सिस्टम होता है, ठीक है, जहाँ ऑक्शन यानी बोली लगती है। एंड थ्रो नेगोशिएशंस आर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो जहाँ पे नेगोशिएशन होता है, ऑक्शन लगती है, बिड एंड ऑफर का पार्ट होता है, या जहाँ पे मैंने बता दिया कि रिचर सेक्शन, पुअर सेक्शन, इस तरीके से आप कंज्यूमर को क्लासीफाई कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपका परफेक्ट आ गया या फर्स्ट डिग्री आ गया। अब आपको दे रखा है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, डिफरेंट प्राइसेज आर चार्ज फॉर डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ सोल्ड। जो भी डिफरेंट क्वांटिटीज़ बेची है उसके लिए डिफरेंट प्राइसेस चार्ज की जाती है। अब इसमें देखिए बोल रहा है कि दो पॉसिबिलिटी आ जाती है, और यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि ऊपर जो बोल रहा था कि कंज्यूमर सरप्लस पूरा का पूरा ले लिया जाता है, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, मोनोपोलिस्ट विल टेक अवे ओनली ए पार्ट ऑफ द कंज्यूमर्स सरप्लस। कंज्यूमर की जो भी बचत होती है उसका कुछ ही हिस्सा वो लेने की करता है। अब देखिए अगर मैं अपना एग्जाम्पल दूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि मैं आपको पेपर 2 जो है वो कितने प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभी 1000 में प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर मैं बोलता कि मैं पेपर 1 भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर जो मुझसे पेपर 2 के साथ पेपर 1 लेने के लिए तैयार है, तो टोटल फीस कितने की हो जाएगी, 1500 की हो जाएगी, मतलब 500 ज़्यादा। लेकिन अगर कोई इंटरेस्ट सिर्फ पेपर 1 में ही है या सिर्फ पेपर 2 में ही है तो मैं 1000 चार्ज कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या, जैसे ही मैंने क्वांटिटी बढ़ाई तो मैंने ऑफ़र क्या करा, एक तरीके से कि मैं 1500 आपसे लेने के लिए तैयार हूँ, तो मैं आपका कुछ ही सरप्लस लेने के लिए तैयार हूँ, ये बोल रहा हूँ मैं एक तरीके से, ठीक है, पूरा का पूरा नहीं ले रहा।
जैसे आपको मैंने सोप वाला एग्जांपल बताया था, साबुन की एक 30 रुपीज़ का मिल रहा है। अगर आपको पता है कि उसके 3 पैकेट, यानी एक पैकेट नहीं, अगर आपको उसके 3 पैकेट मिल रहे हैं और वो 75 रुपीज़ के मिल रहे हैं, तो आपकी 15 रुपीज़ की सेविंग हो गई। क्योंकि अगर आप 30 रुपीज़ का 1 खरीदते हो और टोटल मिला के 3 खरीदते हो तो वो 90 का पड़ता। लेकिन आपको पता है कि अगर उसकी आप एक्स्ट्रा क्वांटिटीज़ खरीदोगे तो उस केस में बल्क में खरीद लोगे तो उस केस में आपको प्राइसेस क्या पड़ेगी, कम पड़ जाएगी। जनरली ये पार्ट हुआ। तो ये बोल रहा है 2 पॉसिबिलिटी होगी। पहली पॉसिबिलिटी तो मैंने आपको बता दी कि लार्जर क्वांटिटीज़ आर अवेलेबल एट लोअर यूनिट प्राइस। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, ए फैमिली पैक ऑफ सोप्स और बिस्किट टेंड टू कॉस्ट लेस पर केजी देन स्मॉलर पैक्स। इसका मतलब अगर आप एक बिस्किट का पैकेट खरीदोगे तो वो आपको क्या पड़ेगा, महंगा पड़ेगा। और अगर आप 1 kg का खरीदोगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगा, कम कॉस्ट का पड़ेगा। इस एग्जांपल में ये दे रखा है। या सोप, साबुन का भी ये एग्जांपल दे रखा है। फिर दूसरा आपको क्या बोल रखा है, ईच कंज्यूमर पे डिफरेंट प्राइसेस फॉर कंजिक्यूटिव परचेजेज। देखो इसका मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको कि जैसे आप पोस्ट पेड कनेक्शन लेते हो तो आपको पता है कि वो सामने वाला क्या बोलता है। जैसे एयरटेल वाला आया और बोला कि पोस्ट पेड कनेक्शन आप ले लीजिए, ठीक है, सिम ले लीजिए, आपके 500 रुपीज़ क्या आएगा, एक तरीके से बिल बनेगा मंथली। आपकी इतनी इतनी क्या है, आपको कॉलिंग का मिलेगा, आपको पर्टिकुलर नेट का इतना पर्टिकुलर पार्ट मिलेगा, इतने जीबी मिलेगा। तो आपको पहले से ही पता चल गया कि 500 रुपीज़ में ये मिलेंगे। लेकिन उसने क्या बोला कि अगर आप एक्स्ट्रा यूज़ करते हो तो आपका इतना चार्जेज लग जाएगा, यानी 200 और लग जाएगा, या हर रुपये पे इतना चार्जेज लग जाएगा, या 10 रुपीज़ कटेगा पर डे के। तो जनरली वो आपको पहले से ही बता देगा। तो अगर आपने और यूज़ किया तो आपको और अमाउंट देना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है ईच कंज्यूमर पे डिफरेंट प्राइस फॉर कंजिक्यूटिव परचेजेस, सप्लायर ऑफ सर्विसेज सच एज टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एटसेट्रा समटाइम चार्ज हायर प्राइसेस व्हेन कंजम्पशन एक्सीड्स ए पर्टिकुलर लिमिट। ठीक है। अब जैसे देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली में क्या बोलता है कि मेरे हिसाब से शायद कितनी यूनिट है, आपको ध्यान होगी जो भी दिल्ली से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी की 200 यूनिट तक क्या बोलता है, माफ़ है। लेकिन उससे ज़्यादा क्या बोलेगा, चार्जेज लगेंगे, जो नॉर्मल चार्जेज लगते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब से जनरली क्या बोल दिया कि जैसे आप ज़्यादा कंजम्पशन करोगे तो ज़्यादा चार्जेस लगेंगे। तो यहाँ पे भी आपको क्या बता दिया कि आपका परमानेंट जो बिल है वो तो 500 आएगा, लेकिन आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो ज़्यादा लगेंगे। इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसे होता है, फिक्स प्राइस होती है, आप देखना अंदर फिक्स चार्जेज लिखा हुआ होता है। लेकिन आपको पता है कि अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो फिक्स चार्जेज भी बढ़ता जाता है। ठीक है, वो यूनिट के कंजम्पशन के अकॉर्डिंग होता है। वैसे ही 3rd डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या बोल रखा है, अब देखिए इसमें क्या बोल रखा है, जनरली ये बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम बोल सकते हैं कि हमारे जो रियल लाइफ में यही 3rd डिग्री वाला यूज़ होता है। प्राइस वेरीज बाय एट्रीब्यूट सच एज लोकेशन और बाय कस्टमर सेगमेंट। हेयर द मोनोपोलिस्ट मतलब फर्म क्या करेगी, डिवाइड द कंज्यूमर्स इनटू सेपरेट सब मार्केट्स एंड चार्ज डिफरेंट प्राइस इन डिफरेंट सब मार्केट्स। तो आपने जो मुझसे आगे आप एग्जाम्पल देखोगे, इसके अलावा आपको पता है कि आपने मेरे से वो 30 रुपीज़ की प्राइस का देखा जिसमें आपने मार्केट देखा। इसी तरीके से मैंने आपको ब्रेड का एग्जांपल दिया कि मैं रिचर सोसाइटी में गया और मैंने 25 रुपीज़ की ब्रेड बेची, जो मैंने 10 रुपीज़ की कॉस्ट वाली थी मेरी। तो कॉस्ट तो सेम थी, लेकिन मैं प्राइसेस क्या कर रहा हूँ, अलग चार्ज कर रहा हूँ। और एक जगह मैं क्या कर रहा था, 15 रुपीज़ की चार्ज कर रहा था, जो मैंने पिछली वीडियो में ऐसे एग्जाम्पल दे दिया था आपको शुरू में। तो उस केस में आपको पता है कि देखो चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल यूजेस। तो ये किसके लिए होता है, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के लिए। आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिसिटी का तो ऊपर भी दे रखा था इस वाले में, 2nd डिग्री में। अब देखिए 2nd डिग्री में क्या था, आपको पता है कि अगर आप ज़्यादा परचेज मतलब ज़्यादा यूज़ करोगे, मतलब आपको पता है कि अगर 300 यूनिट है तो इतना चार्ज आएगा, उससे ज़्यादा यूज़ करी तो ज़्यादा चार्ज आएगा। यानी 301 यूनिट जैसे चार्ज करी तो फिर आपका मान लो कि पहले 7 रुपीज़ पर यूनिट आता था 300 यूनिट तक, लेकिन जैसे 301 ली तो उस केस में क्या आएगा, 8 रुपीज़ पर यूनिट आएगा। तो कंजिक्यूटिव परचेज करने पर आपसे ज़्यादा चार्जेस लिया जाता है क्योंकि आप ज़्यादा कंजम्पशन कर रहे हो। जबकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अलग सेक्शन बना रहे हैं कस्टमर के। तो इसमें कस्टमर के कौन से सेक्शन बनाए, अगर मैंने आपको ये एग्जांपल दिया तो आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर यूज़ के लिए पर्टिकुलर किसान यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसकी अलग प्राइस होती है। कमर्शियल यूज़ यानी आपको पता है कि जो भी बिजनेसमैन है, जो भी ट्रेडर हैं, जो भी डीलर हैं, जो कि क्या करते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए करते हैं, उसके लिए चार्जेज अलग हैं। और हाउस होल्ड जैसे हम जैसे यूज़ करते हैं तो उनके लिए अलग है। डंपिंग का मतलब क्या हो गया, चाइना जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो वो अपने मार्केट में क्या करता है, प्राइसेस हाई बेचता है जो भी गुड्स हैं। और जब यहाँ पे क्या करता है, एक तरीके से एक्सपोर्ट करता है, यानी इंडिया वाले जब इंपोर्ट करते हैं तो उनको थोड़ा सस्ता मिलता है। तो क्यों सस्ता मिलता है, क्योंकि चाइना इंडिया के मार्केट को कवर करना चाहता है, तो इसलिए वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे बोल दिया लोअर प्राइसेस इन रेलवे फॉर सीनियर सिटीजन्स। तो हमें पता है कि हम यंग पर्सन के लिए तो क्या होगी, जो चार्जेज होंगे वो होंगे ही होंगे। हमारे यहाँ पे लेडीज़ के लिए क्या होता है, जो भी बस का पार्ट होता है उसमें मेरे हिसाब से रोडवेज की जो बसें होती हैं उसमें 33% या 30% माफ़ होता है। क्योंकि मैंने बहुत पहले जब मैं करवाता था बस, तो जनरली 30% या 33% मेरी मम्मी के लिए क्या होता था,
वेव कर दिया जाता था, माफ़ कर दिया जाता था। तो आपको पता है वो क्यों होता है जनरली, क्योंकि वो लेडीज़ के लिए एक तरीके से। तो इस तरीके से अलग अलग क्लासेस या सेगमेंट बना दिए जाते हैं। अब यहाँ पे यही बोल रखा है इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अंडर सिंपल मोनोपोली a single price is charged for the whole output, but under price discrimination the monopolist will charge different prices in different sub market. First of all, monopolist has to divide his total market into various sub market, जो कि हम थर्ड डिग्री वाला देख रहे हैं, तो उसी का एग्जांपल है। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेज इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आपने देखो एक एग्जांपल पिछला याद करना, पिछला वीडियो वाला जो मैंने आपको बताया था कि ई कितनी है 2 और एक मार्केट में कितनी है 5, लेकिन आप जो गुड्स बेच रहे थे वो 30 रुपीज़ का ही बेच रहे थे। तो अब आपको पता है कि इसमें इलास्टिसिटी कम है और इसमें ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे प्राइस से ज़्यादा अफेक्ट होते हैं लोग। तो इस केस में अगर मैं लो प्राइस करूँगा तो बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, और यहाँ पे इतने ज़्यादा अफेक्ट नहीं होते, तो मैं क्या अगर हाई प्राइस भी रखूँगा तो इतनी ज़्यादा डिमांड कम नहीं होगी, कम तो होगी। तो इसका मतलब जो भी डिमांड कम हो रही है उसको यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है यहाँ लो प्राइस करते ही लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो हम ए से किसकी तरफ चले जाएंगे, यूनिट को, आउटपुट को बी की तरफ शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे आपका जो आंसर आ रहा था वो 15 आ रहा था, मैं तो आपको बस याद दिला रहा हूँ, और यहाँ पे आपका एम आर कितना आ रहा था 24। तो आपको एम आर को इक्वल करना है। एम आर क्या आ रहा था, अलग अलग आ रहा था, उसी हम जनरली क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम अंडर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू अलग अलग है उसका हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो भी टोटल मार्केट है उनको सब मार्केट्स में, अलग अलग सब मार्केट्स में बांट दिया जाता है, लेकिन बोल रहा है कि सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 सब मार्केट में बांट रहे हैं हमारे एग्जाम्पल में। अब आपको बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंचने के लिए 3 डिसीजन लेने पड़ते हैं। कौन कौन से डिसीजन दे रखे हैं यहाँ पे, कि कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेगा जो भी मोनोपोलिस्ट है, क्योंकि वो सब मार्केट में बांट रहा है तो उससे पहले वो देखना चाहेगा कि उसका टोटल आउटपुट कितना है। फिर ये बोल रहा है टोटल आउटपुट में से ए मार्केट में कितना बांटेगा और बी मार्केट में कितना बांटेगा। ठीक है, इसके अलावा ए मार्केट से कितनी प्राइस चार्ज करेगा और बी मार्केट से कितनी प्राइस चार्ज करेगा। अभी तो क्या कर रहा था, आपको पता है कि P = 30 था, यानी ए आर कितना था 30 था, जो कि हर यूनिट पे कमा रहा था। लेकिन आपको पता है कि एक में मार्जिनल रेवेन्यू 15 रुपीज़ आ रहा था और एक में मार्जिनल रेवेन्यू 24 रुपीज़ आ रहा था। तो वो 9 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा था, तो उसको क्या करना है, इक्वल करना है कहीं ना कहीं लाके, जैसे 20 = 20, 21 = 20 रुपीज़, ऐसे करना है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है ये पार्ट, ये पढ़ लेता हूँ। अब देखिए ये बोल रहा है कि जो ऊपर के प्रिंसिपल आपने जो पढ़े कि 3 चीज़ें क्या क्या उसको करना है, तो बोल रहा है उसी की वजह से एक तरीके से उसको ये पता चलेगा कि वो परफेक्ट कॉम्पिटिटर है या सिंपल मोनोपोलिस्ट है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर वो प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है और उस वजह से वो अर्न कर पा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है और मोनोपोलिस्ट कहला रहा है। यानी जो सब्सटीट्यूशन की चेन है उसमें एक तरीके से वो अलग दिख रहा है। ठीक है, चाहे आपके सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट भी हैं, मैंने बोल दिया डॉक्टर बहुत सारे हैं, लेकिन एक डॉक्टर क्या करता है, हाईएस्ट फीस चार्ज करता है, फिर भी लोग उसके पास जाते हैं, क्योंकि एक तरीके से वो मोनोपोलिस्ट है। क्यों, उसकी गुडविल बनी हुई है, इमेज बनी हुई है, उस हिसाब से क्या करता है वो क्वालिटी वाइज सर्विस प्रोवाइड करता है। ऐसा भी हो सकता है कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है। इन अदर वर्ड्स द डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोलिस्ट विल कंपेयर द मार्जिनल रेवेन्यू विथ मार्जिनल कॉस्ट। तो सबसे बड़ी चीज़ यही है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी मैंने आपको मार्जिनल रेवेन्यू का पार्ट बताया तो वो गिरता हुआ बताया, फिर उसके बाद यानी यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू था, आपको ध्यान हो, और मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट करना चाहिए। पर इसमें क्या बोल रहा है, आप एग्रीगेट। सबसे पहले हमें क्या पता करना है, तो आपको पता है कि हमारे एग्जाम्पल में 2 सब मार्केट है, तो दोनों सब मार्केट के जो भी मार्जिनल रेवेन्यू उसका टोटल करो, और हमें पता है कि टोटल आउटपुट की मार्जिनल कॉस्ट क्या है। याद रखना कि टोटल आउटपुट हमने पहले से ही सोच लिया है ना कि हम टोटल आउटपुट इतना निकालेंगे, उसके हिसाब से मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी। तो यहाँ पे बोल रहा है एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 2 सब मार्केट टेकन टुगेदर एंड कंपेयर दिस एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू विथ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ टोटल आउटपुट। ठीक है, तो टोटल आउटपुट को बांटना याद रखना, पर उससे पहले हमें दोनों की यानी दोनों सब मार्केट की अलग अलग मार्जिनल रेवेन्यू पता थी। ठीक, तो ये बोल रहा है एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय समिंग अप लेटरली द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ द सब मार्केट। ठीक, अब देखिए मैं आपको एक बार साथ साथ कर्व बताते जाता हूँ, तो मैंने यहीं पे ही पुट कर दिया है, वैसे इसको नीचे भी किया हुआ है पीडीएफ में, लेकिन बार बार मैं नीचे जाता आपको कन्फ्यूजन होता, तो इसलिए मैंने इसको साइड में ही पीडीएफ में एक बार ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि देखो ये सब मार्केट ए है, ये सब मार्केट बी है और ये टोटल मार्केट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी है, यहाँ पे प्राइस है, क्वांटिटी है, प्राइस है, क्वांटिटी है, प्राइस है। आप देखिए कि यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ, ये देखो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व की बात कर रहा हूँ, सब मार्केट ए की और इसकी। तो ये क्या बोलना चाहता है कि सब जो लेटरल मतलब क्या होता है, एक तरीके से आपको पता है कि टोटलिंग करनी है। तो टोटलिंग का मतलब क्या हुआ कि इसका मार्जिनल रेवेन्यू कितना था और इसका मार्जिनल रेवेन्यू कितना था, तो इन दोनों मार्जिनल रेवेन्यू को टोटल किया, तो तब जाके आपका क्या हुआ, टोटल आउटपुट आया। और हम बोल सकते हैं तब जाके आपका क्या आया, टोटल मार्जिनल रेवेन्यू आया।
इसका मार्जिनल रेवेन्यू और इसका मार्जिनल रेवेन्यू टोटल किया तो क्या आया, एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू आया, ये रहा। ठीक है, अब आपको पता है कि जो टोटल आउटपुट यानी टोटल मार्केट यानी आप क्या हो, मोनोपोलिस्ट। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, जो भी टोटल आउटपुट निकाल रहे हो उसकी टोटल कॉस्ट आपको पता है, तो उसकी मार्जिनल कॉस्ट भी आपको पता है। जैसे ही मार्जिनल कॉस्ट कट करेगी जहाँ पे, तो वहाँ पे आपने अपना आउटपुट डिसाइड कर दिया। तो आपको अपने टोटल आउटपुट की एडिशनल कॉस्ट पता है कि मार्जिनल कॉस्ट कैसे जा रही है, तो जहाँ पे भी कट हुआ वहाँ पे आप क्या बोलोगे, एक तरीके से आपका मैक्सिमम आउटपुट ये निकलेगा, टोटल आउटपुट ये निकलेगा। और इस लाइन को आपने सीधा यहाँ पे आगे बढ़ा दिया, तो इसकी वजह से आपको ये पता चला कि क्या पर्टिकुलर क्वांटिटी डिसाइड होगी। वापस देख लीजिए, एक तरीके से आपको पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू का आपने क्या करा, टोटल करा, AMR आया, और आपको पता है कि टोटल आउटपुट की टोटल कॉस्ट क्या है, उसके हिसाब से आपको मार्जिनल कॉस्ट भी पता है। तो मार्जिनल कॉस्ट जैसे आपने इंटरसेक्ट कराई, तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ, तो यहाँ पे आपका टोटल आउटपुट डिसाइड हुआ। जैसे आपने ये लाइन आगे बढ़ाई, तो जहाँ पे ये लाइन कट रही है, तो आपको पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू का पॉइंट है और ये ए मार्केट के मार्जिनल रेवेन्यू का पॉइंट है। तो एक तरीके से इसकी क्वांटिटी ये होगी और इसकी क्वांटिटी ये होगी, लेकिन प्राइस आपको पता नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आप इसको आगे लेके जाओगे और जहाँ पे आपका वो एवरेज रेवेन्यू से मिल रहा होगा, तो ये प्राइस डिसाइड होगी। और जैसे आप इसको आगे लेके जाओगे, जैसे ही वो एवरेज रेवेन्यू उससे मिल रहा है, तो वहाँ पे जाके प्राइस डिसाइड होती है, क्योंकि आपको पता है कि P इज इक्वल टू AR है। तो आप देख सकते हो इसकी प्राइस हाई है और इसकी प्राइस क्या है, लो है। जबकि पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने सेम बताया था, मैंने आपको बताया था कि प्राइस 30 रुपीज़ है, और मैंने आपको क्या बताया था, इसकी प्राइस हम कर देंगे 40 रुपीज़, 45 रुपीज़ कर देंगे ए मार्केट की, और बी मार्केट की मैंने क्या बताया था, आप क्या करना 20-25 करके देखना। तो कहीं ना कहीं MR आपका क्या आएगा, इक्वल आता जाएगा। तो तब तक ये अप्रोच करते रहेंगे। तो वो किसके थ्रू पता चला, टोटल मार्केट की मार्जिनल रेवेन्यू मतलब एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट के थ्रू। और जहाँ पे भी पॉइंट आया वहाँ से हमने लाइन खींची, जिसके थ्रू हमें क्वांटिटी पता चली। जैसे हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पता चल गई कि यार ए मार्केट में कितनी निकलेगी, बी में, लेकिन किस प्राइस पे, तो प्राइस कैसे, जैसे ही हमने आगे बढ़ाया तो AR से टच हुआ, AR से टच हुआ, तो वो पॉइंट आपको पता चल गया। ठीक है, अब इसमें डेट पेज का पर्टिकुलर पार्ट दे रखा है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि सारा पार्ट था, इसलिए मैंने सारा का सारा पार्ट कवर कर दिया। अब मैं सोच रहा था कि क्या एक एक लाइन हटाऊं, इसलिए मैंने हटाया नहीं, ताकि आप एक बार पढ़ सको। तो पढ़ के देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन बिलो फिगर MRA इज़ द मार्जिनल रेवेन्यू कर्व इन सब मार्केट ए। ठीक है, जो कि एक तरीके से क्या बता रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग टू द डिमांड कर्व DA। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है और एक आपका एवरेज रेवेन्यू है, जिसको DA बोल दिया। इसी तरीके से बी मार्केट में MRB है और इसी तरीके से डिमांड कर्व DB है, मतलब एवरेज रेवेन्यू कर्व है। नाउ एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू कर्व कैसे मिला आपको, पैनल 3 मतलब टोटल मार्केट वाले पार्ट में, जिसमें आपने क्या करा, MRA और MRB का टोटल कर दिया, तो वो क्या हो गया, एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या है आपको पता है, जो कि आपके पैनल 3 मतलब इस वाले पर्टिकुलर पार्ट में दे रखी है, ये रही। ठीक है, जहाँ पे टच करेंगी वहाँ पे जनरली आपका आउटपुट का लेवल डिसाइड हो जाएगा, यानी जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, कट करते हुए जाएगी नीचे से। तो यहाँ पे बोल रहा है discriminating monopolist will maximize his profit by producing the level of output at which marginal cost curve intersect the aggregate marginal revenue। मैंने बता दिया सेम ही। It is manifest from the diagram third that profit maximize output is OM for only at OM aggregate marginal revenue is equal to the marginal cost of the whole output। तो अभी अभी मैंने आपको जनरली ये पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ बताया और यहाँ पे ये बोल रहा है, आप पढ़ के देख लेना, OM यही पार्ट है। M1 और M2 याद रख लेना, क्योंकि अब मैं बार बार आपको पर्टिकुलर नहीं बताऊंगा। यहाँ पे आपको E2 दिख रहा है और यहाँ पे आपको E1 दिख रहा है, तो M1 के साथ E1 है, याद रख लेना, M2 के साथ E2 है, ताकि देखो बार बार मेरे को पर्टिकुलर यहाँ पे शिफ्ट नहीं होना पड़े और आपको समझने में भी आसानी रहे। ठीक, अब देखिए ये बोल रहा है कि जो पैनल 3 में आपने टोटल आउटपुट डिसाइड कर दिया, तो नेक्स्ट टास्क क्या है कि डिस्क्रिमिनेटिंग जो भी मोनोपोलिस्ट है, मतलब जो भी फर्म है, वो क्या करेगी, जो भी 2 सब मार्केट उसने बना रखे हैं कि उसमें मैं अलग अलग प्राइसेस डिसाइड करूंगा, तो उसके पहले उसको क्या करना पड़ेगा, टोटल आउटपुट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा, तो ये बोल रहा है कि जो टोटल आउटपुट OM था, जो कि थर्ड पैनल में था या थर्ड डायग्राम में था, यानी एग्रीगेट था, जहाँ पे एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एग्रीगेट मार्जिनल कॉस्ट थी, और मार्जिनल कॉस्ट नीचे से इंटरसेक्ट कर रहा था, आपको पता है। तो बोला टोटल आउटपुट को इस वे में बांटेगा कि मार्जिनल रेवेन्यू इन द 2 सब मार्केट आर इक्वल। बार बार यही बोल रहा था मैं आपको, यही चीज़ है। द मार्जिनल रेवेन्यू इन द 2 सब मार्केट मस्ट बी इक्वल इफ द प्रॉफिट आर टू बी मैक्सिमाइज। अगर प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब क्या है, आप कंज्यूमर को सही ढंग से अट्रैक्ट नहीं कर रहे, या आपने परखा नहीं है कि कंज्यूमर किस मार्केट में किस तरीके से डिपेंड कर रहा है। आप सोचिए कि मैंने अगर ए मार्केट में आपको पिछले एग्जाम्पल में E2 बताई थी, तो वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि 1% प्राइस चेंज होने से डिमांड में 2% चेंज हो रहा है, जबकि मैंने बी मार्केट में आपको क्या बताया था,
5 का मतलब क्या है कि 1% प्राइस चेंज होने से डिमांड पे 5% असर हो रहा है। इसका मतलब प्राइस अगर 1% कम होगी तो डिमांड 5% बढ़ जाएगी। तो आपको तो पता है ना कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू बी में ज़्यादा हो रहा है और ए में एक तरीके से कम हो रहा है। तो आप क्या करोगे, एक तरीके से यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो ही नहीं रहा, तो आप प्राइस चाहे बढ़ा सकते हो, तो आप हाई प्राइस कर दो। और यहाँ पे आपको पता है कि फ्लक्चुएशन हो रहा है तो आप थोड़ी लो प्राइस करो, क्योंकि लो प्राइस से ही 5 गुना डिमांड बढ़ेगी। तो जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो आपको पता है कि आपका टोटल रेवेन्यू अच्छा आएगा। टोटल रेवेन्यू अच्छा आएगा तो उस हिसाब से एडिशनल यूनिट पे एडिशनल मार्जिनल रेवेन्यू जो भी है, एडिशनल रेवेन्यू वो अच्छा निकलेगा। तो जनरली यही पार्ट आपको पता चलेगा। लेकिन आपको पता है कि जैसे आप प्राइस बढ़ाओगे तो उस हिसाब से चाहे आप कम क्वांटिटी भी बेच रहे हो तो रेवेन्यू एक तरीके से जो 15 रुपीज़ है यहाँ पे आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा, और या 24 से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो वो 15 और 24 का गैप सही हो जाएगा। जनरली इसमें यही बोल रखा था। तो अब यहाँ पे देख सकते हो, इफ़ ही सो अलोकेटिंग द आउटपुट इनटू टू मार्केट दैट द मार्जिनल रेवेन्यू इन टू आर नॉट इक्वल। बोल रहा है कि अगर ऐसे बांटा जिसमें आपको पता है कि मार्जिनल रेवेन्यू 15 और 24 आ रहा था हमारे पिछले वाली वीडियो वाले एग्जाम्पल में, तब उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट मतलब क्वांटिटी को एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है टू ट्रांसफ़र सम अमाउंट फ्रॉम द सब मार्केट इन विच द मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस टू द सम मार्केट इन विच द मार्जिनल रेवेन्यू इज ग्रेटर। समझ गए? जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू 15 रुपीज़ था वहाँ से 24 वाले मार्केट में बांटना है। तो इसका मतलब क्या होगा, आपकी जो इस मार्केट की प्राइस अपने आप हाई हो जाएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर आउटपुट को यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उस केस में आप अपनी प्राइस लो रख रहे हो और यहाँ पे अपनी प्राइस क्या कर रहे हो, हाई। प्राइस हाई करते ही डिमांड थोड़ी कम होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी लेकिन आपको पता है कम होगी। तो जो भी कम होगी वो हमारा आउटपुट बचा रहेगा, उस आउटपुट को हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे। और यहाँ पे प्राइस लो करते ही डिमांड बढ़ जाएगी और अपने आप आपका मार्जिनल रेवेन्यू कहीं ना कहीं इक्वल पॉइंट पे पहुँचता जाएगा। तो जब आपका अनप्रॉफिटेबल पार्ट है उसको आप प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हो, जो भी लॉस का पार्ट है उसको आप प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो एक बार पढ़ के देख लेना, सारे पार्ट में यही बोल रखा है, सेम टू सेम लाइन है। देखिए अब इस पैराग्राफ में जनरली बोल रहा है कि आपका मार्जिनल रेवेन्यू ही इक्वल होना जरूरी नहीं है, पर इसके अलावा आपको ये भी बोल रहा है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो सारे के सारे आउटपुट की जो भी मार्जिनल कॉस्ट है वो जो अपनी मार्जिनल रेवेन्यू आई टोटल उसके इक्वल हो। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इन द टू मार्केट विद मार्जिनल कॉस्ट ऑफ होल आउटपुट एंश्योर दैट अमाउंट सोल्ड इन टू सम मार्केट विल बी इक्वल टू द होल आउटपुट OM विच हैज़ बिन फिक्स बाई इक्वलाइजिंग एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू विथ मार्जिनल कॉस्ट। तो सीधी सी बात है, ये बोल रहा है जो एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू अगर आप सही भी कर लोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू को आपने क्या कर दिया, मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ ए फर्म, ए फर्म बोल रहा हूँ, और मार्जिनल वैल्यू ऑफ बी मार्केट आपने इक्वल कर दिया। लेकिन इसके साथ साथ बोल रहा है कि इन दोनों का जब टोटल करोगे तो वो एक तरीके से मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इट विल बी सीन फ्रॉम फिगर 3 दैट एट इक्विलिब्रियम आउटपुट OM मार्जिनल कॉस्ट इज ME। आप बोलोगे ये क्या है, देखिए ये वही पार्ट है, वापस से पुरानी लाइन आ गई, तो क्या कर सकते हैं, यही लाइन आ गई। तो ये पार्ट तो मैंने पहले भी आपको बता दिया था। अब देखिए इसके बाद जो मैंने प्राइस का पॉइंट बोला वो आ रहा है। तो ये बोल रहा है now the output OM has to be distributed in the two market in such a way that marginal revenue from them should be equal to the marginal cost of the whole output। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो आपने ME निकाला थर्ड पैनल में उसको आपको क्या करना है, एक तो M1 E1 था आपको ध्यान हो तो, और एक आपका M1 M2 और E2 था, तो उसमें बांटना है। तो आपको बोल रहा है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम 1 दैट OM1 मस्ट बी सोल्ड इन द सम मार्केट A बिकॉज मार्जिनल रेवेन्यू M1 E1 एट अमाउंट मतलब क्वांटिटी है यहाँ पे, यहाँ रखना, एट क्वांटिटी OM1 इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट ME। चले एक बार बता भी देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखिए OM1 इस अमाउंट पे आपको बोल रहा है ये M1 E1। ठीक है, इसी तरीके से OM2 पे क्या बोल रहा होगा, M2 E2 इस इक्विलिब्रियम पे मिल रहा है और ये मिल रहा है आपका पार्ट। इसकी सीधी सीधी लाइन खींचोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको P1 मिलेगा और यहाँ पे देखिए P2 मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे हाई प्राइस सेट कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लो प्राइस, इसके कंपैरिजन में लो दिख रही है ना आपको। तो एक तरीके से क्या हो गया, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट अप्लाई हो गया और आउटपुट भी एक तरीके से डिसाइड हो गया कि A मार्केट में कितना आउटपुट बिकेगा और B मार्केट में कितना आउटपुट बिकेगा। तो इस लाइन में यही दे रखा है, आप एक बार पढ़ के देखिएगा। इसमें यही बोल रखा है कि M2 E2 जो मैंने आपको बताया, to conclude demand and cost condition being given, the discriminating monopolist will produce total output OM and will sell amount OM1 in some market। ठीक है, A मार्केट में OM1 बेचेगा और B मार्केट में OM2 बेचेगा। It should be noted that total output OM will be equal to OM1 plus OM2। तो इसका मतलब क्या है, ये पर्टिकुलर जो पार्ट है ये इसके और इसके इक्वल है। अब देखिए
तभी मैंने बोला अब देखिए ये आपका पार्ट आ गया, तो एक तरीके से थोड़ा सा आपको अब समझ में आ ही जाएगा। मैं थोड़ा सा अब क्या करता हूँ यहीं पे ही समझाने की कर लेता हूँ। तो देखिए टाइम लगता है थोड़ा सा पर्टिकुलर पार्ट बताने में, ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं हो आगे, और आप ये ना बोले कि सर ने पर्टिकुलर बस क्या कर दिया, खाना पूर्ति कर दी। देखिए अब ये बोल रहा है कि एक और इम्पॉर्टेंट थिंग है जिसमें जनरली हमें क्या बोलना है कि क्या प्राइसेस हम चार्ज करेंगे दो सब मार्केट में। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डिमांड कर्व दैट OM1 ये वाले पार्ट से कि OM1 ऑफ द गुड्स कैन बी सोल्ड एट प्राइस OP1 इन सब मार्केट है, देयर फॉर प्राइस OP1 विल बी सेट इन सब मार्केट है। पर मैंने आपको रीजन भी बता दिया, क्योंकि देखिए AR पे जाके मिलेगा और आपको पता है कि P इज इक्वल टू AR होगा। तो जहाँ पे पहले मैंने आपको बताया था, चाहे आपने पिछले जितने भी लॉन्ग रन वाले या शॉर्ट रन वाले कर्व देखे, जहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि एक तरीके से हमारा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग मिल रहा है, पर यहाँ पे हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो एग्रीगेट पहले टोटल मार्केट के हिसाब से मिल रहा है और टोटल आउटपुट के हिसाब से, उसके बेसिस पे हमारा आउटपुट डिसाइड हुआ। और वहीं पे आप देख सकते हो कि जो ये लाइन जा रही है वो जनरली बता रही है कि ये हमारी कॉस्ट का पॉइंट है और ये हमारा रेवेन्यू का पॉइंट है, यानी यहीं से एक तरीके से इंटरसेक्ट होके जाता, यहीं से एक तरीके से इंटरसेक्ट होके जाता, और इसकी सीधी लाइन पे क्या आ रही है, AR पे प्राइस आ रही है। तो इसमें यही बोल रखा है कि सब मार्केट B पे OP2 प्राइस होगी। फर्दर इट शुड बी नोटेड दैट प्राइस विल बी हायर इन मार्केट A, आपको पता चल रहा है, वेयर द डिमांड इज लेस इलास्टिक, मैंने आपको बताया डिमांड कितनी थी 2, देन इन मार्केट B वेयर द डिमांड इज मोर इलास्टिक कितनी थी 5। पिछले एग्जाम्पल में आपको याद हो वीडियो में मैंने आपको बार बार बताया, दस प्राइस OP1 इज ग्रेटर देन प्राइस OP2। ठीक, तो आप ये पर्टिकुलर जरूर याद रखना। अब यहाँ पे आपको बोल रखा है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज यूजली रिसोर्टेड टू बाय ए मोनोपोलिस्ट टू सिक्योर हायर प्रॉफिट एंड टू एक्वायर एंड सस्टेन मोनोपोली पावर। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके और साथ में जो उसका मोनोपोली या मार्केट पावर है उसको वो सस्टेन करके रख सके। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे देखो कंसीक्वेंस है एक तरीके से, ये सारा पार्ट क्या है, कंसीक्वेंस मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से क्या होता है, कंज्यूमर के वेलफेयर पे क्या असर होता है, और आपको पता है प्रोड्यूसर के सरप्लस पे या प्रोड्यूसर को क्या बेनिफिट मिलता है। तो आपने पहली लाइन में देखा प्रोड्यूसर को प्रॉफिट अच्छा मिलता है, मोनोपोली पावर उसका सस्टेन रहता है। लेकिन इकोनॉमिक वेलफेयर के बेसिस पे मैं क्या बोलूँगा कि कंज्यूमर को ज़्यादा प्राइस पे करनी पड़ती है मार्जिनल कॉस्ट से भी ज़्यादा। तो इसका मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू मोनोपोलिस्ट ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की करता है, जो कि सारा पैसा किसकी जेब से लेने की करता है, कंज्यूमर की जेब से करता है। तो कंज्यूमर का सरप्लस क्या होता है, इससे रिजल्ट वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ फेवरेबल आउटकम भी होते हैं, ये बोल रहा है द इंक्रीज इन रेवेन्यू ड्यू टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन विल एनेबल सम फर्म टू स्टे इन बिजनेस हु अदरवाइज वुड हैव मेड ए लॉस। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट आया तो एक मार्केट के लॉस को दूसरे मार्केट के गेन से सेट ऑफ कर दिया। ठीक है, एक मार्केट के लॉस को दूसरे मार्केट के गेन से सेट ऑफ कर दिया, तो हमने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया उससे हम फॉर्म में सर्वाइव रहे, इंडस्ट्री में क्या रहे, सर्वाइव रहे। इसी तरीके से आपको बोल दिया बाय पीक लोड प्राइसिंग फर्म हैविंग कैपेसिटी कांस्टेंट विल बी एबल टू स्प्रेड इट्स डिमांड टू ऑफ पीक टाइम रिजल्टिंग इन बेटर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये पीक लोड प्राइसिंग क्या होती है, देखिए आप थिएटर में गए, नॉर्मल एग्जांपल ही बता रहा हूँ, वैसे तो क्या है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में अगला पार्ट आएगा, लेकिन फिर भी बताया तो नॉर्मल आप थिएटर में यानी मल्टीप्लेक्स में गए तो आपको पता है कि जैसे हमारे यहाँ पे तो क्या होता था वेडनेसडे को या ऐसे 2-3 वार थे जनरली, यानी हफ्ते में यानी वीक में कोई ना कोई वार आता था या 2 वार आते थे एक तरीके से, एक तो वेडनेसडे आता था और एक शायद मेरे को ध्यान आ रहा है कि थर्सडे या ट्यूसडे और हाँ थर्सडे आता था। उसमें जनरली क्या होता था 70 रुपीज़ की प्राइस पे मूवी दिखाई जाती थी, कितने बजे, 9 बजे। तो सब क्या करते थे, जो कपल थे वो 9 बजे चले जाते थे। ठीक है, क्योंकि सस्ता शो 70 रुपीज़ पर पर्सन, फिर उसके साथ कुछ और भी खा सकते थे। और आपको पता है कि वो कमाने वाले तो होते नहीं हैं, जो भी जाते हैं 18, 19, 20 की एज वाले, तो उनके लिए एक तरीके से आसान होता था। लेकिन फिर उसके बाद आपको पता है कि जो मैरिड पर्सन जाएंगे वो कब जाएंगे, 8 बजे, 9 बजे, 6 बजे वाले टाइमिंग पे या शाम वाले टाइमिंग पे, इवनिंग पे। तो उस पर प्राइस क्या होती थी 250, जैसे हमारे जैसों की जेब पे क्या पड़ता है, भारी पड़ता है 290, ठीक है 350, 200 रुपीज़। तो इस तरीके से आप देखोगे ये पीक लोड प्राइसिंग का एग्जांपल हो गया कि फर्म क्या करती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेट करती है। फर्म हैविंग कैपेसिटी कांस्टेंट विल बी एबल टू स्प्रेड इट डिमांड टू ऑफ पीक टाइम रिजल्टिंग इन बेटर कैपेसिटी। तो कुछ पार्ट क्या कर दिया इन्होंने, ऑफ पीक टाइम पे बांट दिया जहाँ पे इनका रेवेन्यू कम हुआ, लेकिन पता है कि जहाँ पे पीक टाइम होता है यानी इवनिंग का टाइम, वहाँ पे ज़्यादा प्राइस रख दी। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकती है। मैनी एसेंशियल सर्विसेज कैन नॉट बी प्रॉफिटेबली रन अनलेस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज फॉलोड। Some consumers, especially poor consumer, will benefit from lower price as they would not have been able to purchase the goods or service if uniform high prices are charged for all consumer.
इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कंज्यूमर फ़ायदा उठा सकते थे, जो कि जनरली क्या है, पुअर क्लास के थे, आपको पता है। तो जब वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे तो वो कैसे दे पाते। पर आपको पता है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू उसी पर्टिकुलर गुड्स को वो अफोर्ड कर पा रहे हैं या उसी पर्टिकुलर सर्विस को वो अफोर्ड कर पा रहे हैं। ठीक है। अगर यूनिफॉर्म प्राइस चार्ज की जाती तो वो पर्टिकुलर अफोर्ड नहीं कर पाते, लेकिन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उन पुअर कस्टमर्स को क्या हो गया, फ़ायदा हो गया। ठीक है। अब आपको दे रखा है इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का पार्ट। सिंपल एग्जांपल है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है, यानी सिंपल पार्ट है। आपको पता है कि जब भी आप इक्विलिब्रियम का पार्ट देखते हो तो मोनोपोली की तरह देखोगे तो आपको सारा पार्ट सिंपल लगेगा। इसमें याद रखना कि शॉर्ट रन में भी आप क्या कर सकते हो, वही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मैंने बताया लॉस कर सकते हो। ठीक है। यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी। लेकिन इसमें लॉन्ग रन में जो होगा वो जनरली क्या होगा, आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा। आपने मोनोपोली में क्या पढ़ा था, एक्स्ट्रा नॉर्मल। आपने परफेक्ट कंपटीशन में क्या पढ़ा था, नॉर्मल। तो जहाँ पे कंपटीशन लिखा रहा है ना, तो इसका मतलब समझ जाना कि लॉन्ग रन में जनरली क्या होगा, आपका नॉर्मल प्रॉफिट ही अर्न कर पाओगे, एक्स्ट्रा नहीं। एक्स्ट्रा नॉर्मल सिर्फ मोनोपोली में अर्न होता है, क्योंकि मोनोपोली में सिंगल सेलर है, तो वो लॉन्ग रन में एक तरीके से ज़्यादा प्रॉफिट ही कमाएगा, मार्जिनल कॉस्ट से ऊपर उठाएगा। अभी आपने देखा कि वो जनरली क्या करता है, अभी आपने देखो ऊपर पॉइंट में ही कवर किया है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू क्या करेगा, वो हायर प्रॉफिट कमाने की करेगा। इसके अलावा वो क्या करेगा, देखो देयर इज ए लॉस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, किसका, कंज्यूमर का सरप्लस रिड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो प्राइस ज़्यादा दे रहा है, किसको, उस मोनोपोलिस्ट को। और किससे, एडिशनल यूनिट पे जो एडिशनल कॉस्ट है उससे ज़्यादा वो क्या दे रहा है, प्राइस पे कर रहा है। तो एक तरीके से मोनोपोलिस्ट का फ़ायदा हो रहा है। तो लॉन्ग रन में क्या होगा, वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाएगा, जबकि मोनोपोलिस्टिक में और परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होगा। अब चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, आगे समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए इसमें शुरू में ही आपको एग्जाम्पल दे रखा है। सबसे बढ़िया पार्ट इन पीडीएफ में यह है कि आपको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए और आप पढ़ो तो बाद में आपको खुद भी आ जाए। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कंसीडर मार्केट फॉर सोप एंड डिटर्जेंट। तो आप मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देख सकते हो, क्योंकि इसमें देखो मोनोपोली का भी पार्ट होता है और परफेक्ट कंपटीशन का भी पार्ट होता है। जैसे हम लार्ज नंबर ऑफ सेलर बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन में, इसमें भी होते हैं। ठीक है। इसी तरीके से आपको पता है कि जैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट आपको पता है कि आप प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो या अलग से प्राइस सेट कर रहे हो, किसमें, मोनोपोली में। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के थ्रू, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से थोड़ा अलग है, क्वालिटी में, शेप में, साइज में, कलर में। तो आप आराम से एक तरीके से एडवांटेज गेन कर सकते हो। क्या पता आप एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी कर रहे हो, क्या पता आप नॉन प्राइस कंपटीशन बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब आफ्टर सेल सर्विस वारंटी दे रहे हो। तो वो सारा पार्ट किसका है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है। यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर जो भी होते हैं सबका हिस्सा छोटा छोटा होता है, याद रखना। सबका शेयर क्या होगा, स्मॉल होगा, ये नहीं बहुत ज़्यादा। वो किस में होता है, ओलिगोपोली में। ओलिगोपोली में फ्यू नंबर ऑफ सेलर होते हैं। मोनोपोलिस्टिक में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर ही होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन की तरह। कभी भी भूल जाओ तो मोनोपोली प्लस कंपटीशन, जहाँ कंपटीशन आ गया तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर आ जाएंगे, आपस में कंपटीशन होगा। तो ये बोला, जब आप सोप का नाम सुनते हो तो आपको बहुत सारे ब्रांड दिखते हैं, लक्स, विवेल, सिंथोल, डेटोल, लिरिल, पियर्स, लाइफबॉय प्लस, डव। इसी तरीके से आप मोबाइल कंपनीज देखते हो तो देखो मेरे को तो 4-5 याद है, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, वन प्लस, एप्पल। और अब देखिए एमआई का फ़ोन भी आता है, इस रियल मी भी आता है, और ऐसे बहुत सारे पता नहीं पोको वोको जो भी हैं आते हैं। तो आपको पता है कि बहुत सारी मोबाइल कंपनीज़ हैं, बहुत सारी सोप कंपनीज़ हैं। तो जनरली वो साबुन क्या करेंगे, नहाने का ही काम आएगा। डिटर्जेंट क्या आएगा, एक तरीके से कपड़े धोने का ही काम आएगा। तो आप चाहे कोई सा भी यूज़ कर लो, लेकिन आपको पता है कि उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी में, शेप में, ठीक है, कलर में, साइज में फ़र्क होता ही है। देखो बोला, सिंस ऑल द सोप्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर वन माइट थिंक दैट दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। नहीं, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में होमोजीनियस होते हैं, मतलब सारे के सारे सेम। जबकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि उसमें कुछ ना कुछ फ़र्क है। बट ऑन ए क्लोज इंस्पेक्शन वी फाइंड दैट दो दीज प्रोडक्ट आर टेक्निकली एंड फंक्शनली सिमिलर। टेक्निकली और फंक्शनली ये सारे के सारे प्रोडक्ट सेम है। क्यों, नहाने के काम आते हैं या कपड़े धोने के काम आते हैं, डिटर्जेंट का पार्ट। लेकिन बोल रहा है ईच सेलर प्रोड्यूसेस एंड सेल ए प्रोडक्ट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ हिज कॉम्पिटिटर। मतलब डेटोल का पार्ट थोड़ा अलग है। आपको पता है कि डेटोल एक तरीके से क्या बोलता है कि कीटाणु मारता है, एंटीसेप्टिक के फॉर्म में। जबकि आप पियर्स देखोगे तो एक तरीके से क्या है, हाँ अब पियर्स का तो मुझे पता नहीं है क्योंकि यूज़ नहीं करता। लेकिन अगर आप लक्स का पार्ट देखो, देखो लक्स में क्या बोल रखा है, उसको ब्यूटी सोप क्लेम किया जाता है। लिरिल को एक तरीके से फ्रेशनेस का पार्ट बोला जाता है। डेटोल शॉप को क्या बोला जाता है, एंटीसेप्टिक का पार्ट। और डव क्या क्लेम करता है कि आपकी स्किन स्मूथ होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से क्वालिटी में अलग अलग फ़र्क आ गया। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि प्राइसिंग में ज़रा सा फ़र्क होता है। शेप साइज़ जो होती है उसमें फ़र्क हो सकता है, किसी की शेप ज़्यादा बड़ी होती है, किसी की कम होती है, और प्राइसिंग के हिसाब से भी डिपेंड करता है। लेकिन एक तरीके से ये क्लोज कॉम्पिटिटर हो गए, आपको पता है।
क्या होगा, एक तरीके से क्लोज कॉम्पिटिटर हो गए। तो इनमें एडवर्टीजमेंट का पार्ट बहुत ज़्यादा रहता है। और आपने जो अभी देखा कि अलग अलग पार्ट है, स्मूथ स्किन, एंटीसेप्टिक का पार्ट, या इसके अलावा और भी क्वालिटीज़ है, वो जनरली क्या कहलाती है, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन का पार्ट, जिसमें हम बोल सकते हैं क्वालिटी, शेप, साइज, कलर, ब्रांडिंग, ठीक है, पैकेजिंग, उन सब में फ़र्क है, इसलिए आप अट्रैक्ट हो रहे हो। इसलिए देखो आपको ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट और सर्विस डिफरेंशिएशन होने के कारण क्या एक तरीके से आप अट्रैक्ट होते हो प्राइस के अलावा। तो कभी कभी आप देखते हो कि सारे, जैसे देखो अगर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आपसे कोई प्राइस चार्ज कर रहा हूँ जो पर्टिकुलर कोर्स की, और सब सेम प्राइस चार्ज कर रहे हैं 1000 1000 1000, लेकिन आप क्या देखोगे, क्वालिटी वाइज देखोगे, तो क्या पता किसी को मेरा पार्ट पसंद नहीं है और किसी को मेरा पार्ट बहुत अच्छा लगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे को दूसरों से अलग समझ रहे हो तो एक तरीके से वो सर्विस डिफरेंशिएशन का पार्ट हो गया। इसी तरीके से प्रोडक्ट की बात है, तो उस केस में आप प्राइस के अलावा और भी पार्ट देख रहे हो। दिस इज द मोनोपोलिस्टिक पार्ट ऑफ मार्केट सिचुएशन, दस दिस मार्केट कंटेन फीचर ऑफ बोथ मार्केट डिस्कस अर्लियर, मोनोपोली और परफेक्ट कॉम्पिटिशन दोनों। इन फैक्ट दिस टाइप ऑफ मार्केट इज मोर कॉमन देन प्योर कॉम्पिटिशन और प्योर मोनोपोली। तो आपको पता है कि प्योर जो कॉम्पिटिशन हमने देखा था, लार्ज नंबर ऑफ बायर सेलर, होमोजीनस प्रोडक्ट, और इसके अलावा फ्री एंट्री एग्जिस्ट, तो जनरली आपको पता है वो प्योर कंपटीशन का पार्ट होता है। इसके अलावा और फीचर जुड़ते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन हो जाता है। प्योर मोनोपोली का मतलब आपको पता था, जिसमें मैंने आपको बताया था क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, जीरो, मतलब कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। तो ये एक तरीके से इमेजिन वाली सिचुएशन है, रियल सिचुएशन नहीं होती, जबकि मोनोपोलिस्टिक रियल सिचुएशन होती है। आसपास के जितने भी प्रोडक्ट देखना बहुत सारे होते हैं, एक पर्टिकुलर कोई भी प्रोडक्ट होगा, उसके अलग अलग ब्रांड के बहुत सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। अगर आप चिप्स की बात करोगे तो बहुत सारे आपको चिप्स के ब्रांड दिख जाएंगे, तो आप उसमें से कोई सा भी प्रेफर कर सकते हो, जैसे ठूयम, कुरकुरे, ठीक है, लेज, अंकल चिप्स, इस तरीके से बहुत सारे आते हैं, बालाजी। तो ये बोल रहा है द इंडस्ट्री इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इंक्लूड क्लोथिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल ट्रेड इन लार्ज सिटी, प्यूमा, नाइकी, एडिडास, रिबॉक, इस तरीके से बहुत सारे आपको पता है क्लोथिंग के ब्रांड है, शू के ब्रांड है। दे आर मैनी हंड्रेड्स ऑफ ग्रॉसरी शॉप्स, शू स्टोर्स, स्टेशनरी शॉप, रेस्टोरेंट, रिपेयर शॉप्स, लॉन्ड्रीज, मैन्युफैक्चरर ऑफ वुमेंस ड्रेसेस एंड ब्यूटी पार्लर्स, जिसमें लड़कियां खुश होती है, तो ब्यूटी पार्लर्स इन ए मीडियम साइज और लार्ज सिटी। अब आपको दे रखा है फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। अब देखिए पहला क्या बोल रहा है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, इसका मतलब क्या, लार्ज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट फर्म्स है, जिसमें मैंने क्या बताया था, सबका शेयर क्या है, छोटा छोटा सा है, सबका पार्ट कितना है, छोटा छोटा सा है। हु इंडिविजुअली हैव ए स्मॉल शेयर इन द मार्केट। तो आपको पता है कि मोबाइल सेगमेंट में भी बात करूंगा तो सभी लेके बैठे हैं। देखो जैसे अगर आप बोलोगे 2-3 बिक रहे हैं आप बोल सकते हो, लेकिन देखो इसके अलावा भी बिक रहे हैं, ओप्पो, वीवो, एमआई, सैमसंग। अब आप बोलोगे सर बहुत सारे होते हैं, देखो बहुत सारे होते हैं, पर क्या है, नाम नहीं पता रहते हैं हमें। आपको पता है छोटे मोबाइल भी बिक रहे हैं और बड़े मोबाइल भी बिक रहे हैं, तो इसलिए एग्जांपल दे सकते हो, जैसे साबुन का एग्जांपल दे दो अगर आपको लग रहा है, तो आप क्या टूथपेस्ट का एग्जांपल दे दो, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो भी मोनोपोलिस्टिक में आ जाएगा। अब आप बोलोगे नहीं ओलिगोपोली में, देखिए ओलिगोपोली में तो क्या होता है कि हिस्सा बहुत बड़ा होता है मार्केट में, और 4-5 फर्म में ही हो सकती है, या 7-8 फर्म में, या मैक्सिमम बोल दो 8 to 10 फर्म्स होती है। लेकिन मोबाइल के नेट पे सर्च करना आपको बहुत सारे ब्रांड दिख जाएंगे, हमें पता नहीं रहते हैं। इसलिए मैं जनरली इसको मोनोपोलिस्टिक में लेता हूँ, क्योंकि इसमें एडवर्टीजमेंट का पार्ट भी बहुत ज़्यादा रहता है, और सेलिंग कॉस्ट जैसे हम बोलते हैं, नॉन प्राइस कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा रहता है, वारंटी का पार्ट दिया जाता है, ठीक है, किसी किसी में तो 2 साल की भी दी जाती है। सैमसंग क्या करता है, जो टूटने पे स्क्रीन के 1 साल की और देता है, या 1 साल नहीं, उसको सही करने की भी देता है पार्ट। तो इस तरीके से कस्टमर को अट्रैक्ट किया जाता है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पे बोल रहा है कि इन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट सेलर्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड्स बिकॉज कंपीटिंग प्रोडक्ट्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट। जब भी आपको बताया कि अगर वो क्लोज सब्सटीट्यूट होगा तो इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैंने बोला कि रिबॉक और एडिडास, आप उसमें से कोई सा भी प्रेफर कर सकते हो। अगर रिबॉक का 2000 का शू आता है और एडिडास का भी 2000 का आता है, सेम ही आपको पता है कि रनिंग वाला शू है स्पोर्ट्स का, अगर एडिडास की प्राइस 2000 की जगह 1800 हो गई, ठीक है, मान के चलो, यानी 10% ही कम हुई है। कितनी कम हुई है? 10% ही कम हुई, तो आप उसकी डिमांड बढ़ा दोगे, आप रिबॉक को नहीं प्रेफर करोगे। तो जो रिबॉक और एडिडास में कोई भी ले सकते थे, तो वो सारे के सारे कस्टमर एडिडास की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो मतलब 10% प्राइस चेंज होने से क्या पता डिमांड बहुत ज़्यादा असर हो। मान लो कि 1 मंथ में अगर 10,000 यूनिट बिकती थी एडिडास की, अब क्या पता उसकी वजह से 13,000 यूनिट बिकने लग गई, तो 13 मतलब क्या हुआ, 3000 अपॉन 10,000 इंटू 100, तो 30% फ़ायदा हो गया। 10% प्राइस चेंज होने से कितना परसेंट फ़ायदा हो गया, डिमांड यानी कितनी बढ़ गई, 30%, 10% प्राइस कम होने से, जनरली ये मैं बोल रहा हूँ। बट नॉट परफेक्टली इलास्टिक एज इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लेकिन परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता।
आपको पता है कि रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 1 है, लेकिन परफेक्टली मतलब इन्फिनिट नहीं होता। आपको पता है कि उसमें परफेक्टली इलास्टिक क्यों होता है, क्योंकि उसमें कैसे बनता है, हॉरिजॉन्टल बनता है। उसमें प्राइस कौन तय करती है, मार्केट की फोर्सेस के थ्रू होती है। वहाँ पे प्राइस आप सेट नहीं कर सकते, प्राइस कौन करती है, मार्केट सेट करती है। जबकि यहाँ पे एक तरीके से हम क्या बोल रहे हैं कि क्लोज कंपटीशन है, तो उसके हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को अलग प्राइसेस सेट कर सकते हो अगर आपके प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है। जैसे चलो मैं आपको मोबाइल कंपनी में ये भी बोल सकता हूँ, वैसे तो मैंने मोनोपोली में भी एप्पल का एग्जांपल लिया, लेकिन एप्पल का पार्ट बोल सकता हूँ, या वन प्लस का मोबाइल ले लीजिए। आपको पता है कि वो प्राइसेस क्या रखता है, महंगी रखता है, चाहे फंक्शन सेम ही हो। लेकिन हाँ, कई जने क्या बोलेंगे, बहुत अच्छा फ़ोन है, इसमें फंक्शन ये हैं, तो 50,000, 53,000, 55,000 का फ़ोन रखता है। जबकि आपको पता है कि अगर एमआई का या आप वीवो का भी लोगे मोबाइल, तो 25 या 20,000 में वैसे के वैसे स्पेसिफिकेशन वाला मिल जाएगा, लेकिन सबको अलग लगता है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोल रहा है फर्म्स यूज साइज, डिज़ाइन, कलर, शेप, परफॉर्मेंस, फीचर एंड डिस्टिंक्टिव पैकेज एंड प्रमोशनल टेक्निक टू मेक देयर प्रोडक्ट डिफरेंट। सच डिफरेंशिएशन मे बी ट्रू और फैंसीड। तो ये सच भी हो सकती है या सजी दजी भी हो सकती है। फैंसीड मतलब एक तरीके से क्या हो गया, जान पूछ के आपको दिखाई गई है, जबकि उसकी कोई क्वालिटी ही नहीं थी। आपको पता है कि पैकेजिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अंदर क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं मिल रहा। तो कभी कभी क्या होता है, इरेशनल कंज्यूमर होता है या उसको इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, ये भी इसका फीचर है। तो कभी कभी क्या करता है, वो जासे में आकर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले लेता है क्योंकि उसको बाहर से अच्छी चीज़ दिख रही है। ब्रांड्स आर जनरली सो मच एडवर्टाइज दैट ए कंज्यूमर स्टार्ट एसोसिएटिंग द ब्रांड विद ए पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर एंड ए टाइप ऑफ ब्रांड लॉयल्टी इज डेवलप। इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया था एप्पल, आपको मैंने बताया कईयों को सैमसंग ही पसंद है, चाहे कोई सा भी मोबाइल ले वो सैमसंग का ही लेंगे, तो एक ब्रांड लॉयल्टी डेवलप हो जाती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन गिव्स राइज टू एन एलिमेंट ऑफ मोनोपोली टू प्रोड्यूसर ओवर द कंपीटिंग प्रोडक्ट। तो एक तरीके से मोनोपोली क्यों हुई कि अब वो उसको पता है कि अगर मेरे गुड्स का प्राइस या मेरे सोप का प्राइस 30 रुपीज़ है, ठीक है, अब मुझे पता है कि मैं मेडिमिक्स ही लेता हूँ, तो अगर उसकी प्राइस 34 भी हो जाएगी तब भी मैं वही यूज़ करूँगा। अगर आपको पता है कि आप पियर्स लेते हो और उसकी प्राइस 25 है, अगर वो 30 हो जाएगी तब भी आप वही लोगे। क्या पता आपकी एक ब्रांड या लॉयल्टी जनरेट हो गई उसके लिए, तो उस केस में आप मोनोपोली की सिचुएशन में आ गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर आपने प्राइस ज़्यादा कर दी तो कस्टमर का माइंड भी सटक सकता है और वो दूसरे गुड्स की तरफ बढ़ सकता है। तो उस केस में क्या हो गया, परफेक्ट कंपटीशन हो गया कि आप प्राइस नहीं बढ़ा सकते, आप प्राइस बढ़ा ही नहीं सकते। अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो आपकी डिमांड दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी और आपकी डिमांड कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट है, सिर्फ प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन है और सारे के सारे क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। तो ये बोल रहा है बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी द प्रोड्यूसर ऑफ एन इंडिविजुअल ब्रांड कैन रेज द प्राइस ऑफ इस प्रोडक्ट नोइंग दैट ही विल नॉट लूज ऑल द कस्टमर टू अदर ब्रांड। एक तो ये बोल दिया मोनोपोली का कि आप प्राइस बढ़ा सकते हो क्योंकि आपको पता है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी नहीं है और आप अपनी प्राइसेस को बढ़ा सकते हो और कंज्यूमर छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन हाउएवर, since all brands are close substitute of one another, the seller who increase the price of product will lose some of his customer to his competitor. Thus this market is a blend of monopoly and perfect competition. तो पहले पार्ट में मोनोपोली आ रही है और इस वाले पार्ट में क्या बोला, परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट आ रहा है और प्राइस बढ़ाने से क्या पता आप अपने कस्टमर लूज कर सकते हो। अब आपको दे दिया फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिस्ट। Barrier to entry are comparatively low and new firm are free to enter the market if they find profit prospects and exit firm आर फ्री टू एंड एग्जिस्टिंग फर्म्स आर फ्री टू क्विट। इसका मतलब क्या, अगर एग्जिस्टिंग फर्म को लग रहा है कि हम लॉस जनरेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा और शट डाउन का पॉइंट आ गया है, तो वो छोड़ के जा सकती है। इसी तरीके से आपको पता है कि नई फर्म भी एंटर कर सकती है। हाँ, कुछ बैरियर होंगे, आपको पता है कि कुछ लीगल रिक्वायरमेंट होगी जो पूरी करनी पड़ेगी, जो कि जनरली हर केस में करनी पड़ती है, गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा बैरियर नहीं होंगे। देखिए, अब आपको पता है कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मैंने पार्ट बोला, तो उसी तरीके से नॉन प्राइस कंपटीशन भी एक तरीके से आपको प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, आपके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहा है दूसरे से, आपकी सर्विस को दूसरे पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर से क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। उस केस में आप क्या करोगे, प्राइस के अलावा कॉम्पिटिशन करने की कोशिश करोगे। तो एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग, इसमें क्या होता है कि नॉन प्राइस में जनरली आप देखते हो तो उसमें हम बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस दे दी, या आपको वारंटी गारंटी ये वाला पार्ट देते हैं ना, तो आफ्टर सेल सर्विस मतलब वारंटी का पार्ट दे दिया। गारंटी का मतलब क्या हुआ कि कुछ ख़राब हो जाती है उस पर्टिकुलर सर्विस वाले पीरियड में या गारंटी वाले पीरियड में, तो वो रिप्लेस कर सकते हो। वारंटी में क्या कर सकते हो, आप सही करवा सकते हो। तो एफिशिएंट सर्विस, बेटर सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है। जो गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आपको पता है कि अगर आप मंगाते हो और आपको अगले दिन चाहिए तो अगले दिन ही मिल जाता है, फास्ट डिलीवरी मिल जाती है। क्या पता डिलीवरी चार्जेज आपसे नहीं लिए जा रहे हैं, क्या पता आपको पहले से ही गुड्स पे ही नहीं बताया गया था डिस्काउंट है, लेकिन बाद में जैसे आपके पास आया तो आपको डिस्काउंट मिला, तो अगली बार आप और ख़रीदने के लिए अट्रैक्ट हुए। तो इस तरीके से कंपनीज कभी कभी करती है, तो वो अदर देन क्या होती है, प्राइस होती है। ठीक है,
A key base of non-price competition is a deliberate policy of product differentiation. Seller attempt to promote their product not by cutting prices, तो प्राइस कट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हाई एक्सपेंडिचर किस पे कर रहे हैं, पब्लिसिटी पे, एडवर्टीजमेंट पे, या इस टाइप की जो भी सेल्स प्रमोटिंग टेक्निक्स हैं, आफ्टर सेल सर्विस, गारंटी वारंटी जो मैंने बोला, इसके अलावा जो मैंने आपको पर्टिकुलर बताया कि फ्री ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सारा पार्ट आ सकता है। आपको कोई गिफ्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, गिफ्ट आइटम, वो भी हो सकता है। जैसे आपने एक बाइक ली, उसके साथ आपको मोबाइल दे दिया फ्री में, ऐसे भी होता है, ठीक है, ट्रिमर दे दिया लोगों को, जनरली ये होता है। दिस इज बिकॉज प्राइस कॉम्पिटिशन में रिजल्ट इन प्राइस वॉर विच में थ्रो ए फ्यू फर्म आउट ऑफ मार्केट और रिड्यूस द प्रॉफिट मार्जिन। तो ये बोल रहा है कि एक तरीके से प्राइस कंपटीशन से क्या होगा, प्राइस वॉर अराइज हो जाएगा, और उस केस में क्या होगा, कुछ फर्म मार्केट से बाहर हो जाएगी, और हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, कम भी हो सकता है। इम्परफेक्ट नॉलेज, इम्परफेक्ट नॉलेज का मतलब क्या हुआ, आपको पता है कि मैंने आपको बताया है कि जब भी कंज्यूमर क्या होता है, ब्रांड के थ्रू अट्रैक्ट होता है, तो जरूरी नहीं उसको कंप्लीट नॉलेज हो। किसी ने उसको बोला कि यार ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट ले ले या मोबाइल ले ले, बहुत अच्छा है। जैसे उसने मोबाइल लिया, बहुत ज़्यादा लैग होने लग गया, बहुत ज़्यादा क्या होने लग गया, 6-8 महीने के यूज़ के बाद क्या बोलते हैं उसको, अटकने लग गया, लैग बोलते हैं ना एक तरीके से, हाँ वही बोलते हैं, हैंग होने लग गया। तो उस केस में उसको लगा कि यार फालतू के लिए फंस गया, तो कभी कभी वो इरेशनल हो जाता है, और हम बोल सकते हैं कि वो प्राइसेस के अट्रैक्शन में आके उसको लगता है कि यार ये महंगा होगा तो बहुत अच्छा होगा, या अच्छी क्वालिटी का होगा, तो वो प्राइस महंगे के चक्कर में लो क्वालिटी के प्रोडक्ट खरीद लेता है। ये पर्टिकुलर पार्ट बोल रखा है। फिर आपको बोल रखा है लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी। जब भी मोबिलिटी की बात करता है, इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट देखना, मतलब जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके लिए जो भी फैक्टर्स काम आ रहे हैं, मतलब लेबर, ठीक है, जो भी मशीनरी काम आ रही है, तो परफेक्ट मोबिलिटी का पार्ट नहीं है, जो कि किस में होता था, परफेक्ट कंपटीशन में होता था, जो कि इमेजिनरी सिचुएशन थी। यहाँ पे बोल रहा है कि जरूरी नहीं कि एक लेबर अगर छोड़ के जाएगा दूसरे फर्म में काम करेगा तो उसको सेम प्राइसेस मिलेगी, जरूरी नहीं है कि सेम प्राइसेस मिले, अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइसेस प्रिवेल कर रही है। तो अगर लेबर को लग रहा है कि यार मेरे को 20,000 मिलते थे तो मुझे दूसरे मार्केट में या दूसरी फर्म में सेम ही मिलेंगे या उससे ज़्यादा मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है, क्या पता उसको 15 ही मिल रहे हो। तो डिफरेंट प्राइसेस प्रिवेल फॉर द सेम फैक्टर और फॉर द सेम प्रोडक्ट। इसी तरीके से बोल रहा है कि सेम प्रोडक्ट के लिए भी क्या होगा, अलग अलग प्राइसेस प्रिवेल कर रही है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट अलग अलग है इसलिए। देखिए अब आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, क्योंकि आपको मैं बताऊं तो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम है, पर आप क्या कर चुके हो, पहले 2 पार्ट में देख चुके हो, तो आपको समझ में आ ही जाएगा परफेक्ट कंपटीशन का और किसका पार्ट है, मोनोपोली का पार्ट। तो उसमें देख चुके हो, अगर आप मोनोपोली में देख चुके हो तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, कोई टिपिकल पार्ट नहीं है। बस आपको याद रखना है कि शॉर्ट रन में क्या है, तीनों पार्ट हो सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने 2 ही पार्ट कवर कर रखे हैं, एक तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। आपको पता है कि अगर लॉस हो रहा है तो नॉर्मल प्रॉफिट भी तो हो सकता है, जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो। हमेशा याद रखना कि यहाँ पे हम इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलते हैं, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले के पार्ट में बताया था, किसी न किसी शुरू वाले पार्ट में या पहली वीडियो में बताया था कि आपका जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से अगर आप इकोनॉमिक कॉस्ट हटाओगे तो आपका क्या निकलेगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट निकलेगा। तो आपको पता है कि जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है उसे हम क्या बोलते हैं, एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज टोटल कॉस्ट, आपको पता है। तो आपको पता है कि आपका क्या निकला, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट निकला, उस सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को आप इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलते हैं। तो टोटल रेवेन्यू कैसा ही, टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय क्वांटिटी करोगे तब जाके ही तो एवरेज रेवेन्यू आएगा। तो अगर आपको मैंने सुपर नॉर्मल की जगह इकोनॉमिक बोला तब भी वही बात है, इकोनॉमिक प्रॉफिट बोला, क्योंकि जब भी आप इकोनॉमिक कॉस्ट लेते हो तो उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ले लेते हो, यानी इम्प्लिसिट कॉस्ट भी लेते हो, और आप एक्सप्लिसिट भी लेते हो, मतलब अकाउंटिंग का पार्ट भी लेते हो और साथ साथ इम्प्लिसिट का पार्ट भी लेते हो। इम्प्लिसिट क्या था, कैपिटल पे इंटरेस्ट, ओनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट, ओनर की खुद की सैलरी जो कि जनरली उसको मिलती नहीं है, क्योंकि वो खुद क्या कर रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है, तो वो खुद से सैलरी लेता नहीं है, तो वो सारा इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट है। खुद का क्लिनिक है घर का, खुद को रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा पार्ट आ गया, ठीक। तो याद रखना हमेशा, अगर वो इक्वल होते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट, अगर वो कम होता है यानी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है और एवरेज रेवेन्यू कम, तो लॉस इसका पार्ट। इन ए मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट, सिंस द प्रोडक्ट इज डिफरेंशिएटेड, ईच फर्म डज नॉट फेस ए परफेक्टली इलास्टिक डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। तो ये बोल रहा है कि अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड नहीं होते, मतलब होमोजीनियस होते, तो उस केस में क्या होता, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती और इस टाइप का आपका पार्ट बनता। लेकिन ये नहीं होने के कारण आपको पता है कि फ्लैटर पार्ट बना। मोनोपोली में क्या बनता है, स्टीपर, जबकि मोनोपोलिस्टिक में क्या बनता है, फ्लैटर। फ्लैटर क्यों बना, क्योंकि आपको पता है कि प्राइस में चेंज होने से जो डिमांड पे असर हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, लेकिन परफेक्टली नहीं हो रहा, क्योंकि परफेक्टली सब्स्टिट्यूट गुड्स है ही नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का पार्ट है। ईच फर्म मेक्स इंडिपेंडेंट डिसीजन अबाउट प्राइस एंड आउटपुट। ईच फर्म इज ए प्राइस मेकर एंड इज इन ए पोजिशन टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट। तो अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग
और कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंग क्या करती है, अपनी प्राइसेस सेट कर लेती है। तो सारी की सारी फर्म में क्या है, प्राइस मेकर है। एज सच द फर्म इज फेस्ड विद अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फॉर इट्स प्रोडक्ट, जनरली द लेस डिफरेंशिएटेड द प्रोडक्ट इज फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर द मोर इलास्टिक दिस कर्व विल बी। याद रखना कि जितना क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा उतना ज़्यादा हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक होगा। मैंने आपको बताया, क्योंकि आपको पता है कि अगर जितना ज़्यादा क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा, मान लो कि मैंने किसकी बात करी, डेटॉल और लाइफ बॉय, कंपटीशन है क्योंकि दोनों एक तरीके से एंटीसेप्टिक बोल सकते हो। तो अगर डेटॉल की प्राइसेस बढ़ जाती है तो लोग किसकी तरफ बढ़ जाएंगे, लाइफ बॉय की तरफ बढ़ जाएंगे। तो डेटॉल की अगर हल्की सी प्राइसेस बढ़ गई तो लाइफ बॉय की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा पास है, बहुत ज़्यादा उनमें डिफ्रेंशिएशन क्या है, कम है, यानी बहुत ज़्यादा वो क्लोज सब्स्टिट्यूट है, तो वो हाईली इलास्टिक रहेगा। और जितने ज़्यादा वो सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे तो लेस इलास्टिक का पार्ट रहेगा। इलास्टिसिटी का मतलब ही है, ठीक। हाईली इलास्टिक कब होता है, जब वो क्लोज सब्स्टिट्यूट हो। अब कंडीशन में क्या दे रखा है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। आपको पता है कि शॉर्ट रन में जनरली हमने क्या देखा था कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। और जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व है वो तो आपको हमेशा यू शेप मिलता है। फिर आपने दो कंडीशन हमेशा देखी, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल कॉस्ट कर्व क्या करेगा, मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से कट करेगा, ये आपको पता है। और मार्जिनल रेवेन्यू का पार्ट आपका यू रहेगा और मार्जिनल कॉस्ट नीचे से कट कर रहा है, ठीक। तो ये पार्ट तो आपने मोनोपोली में देखा और मोनोपोलिस्टिक। तो अगर आपको मोनोपोली याद है तो मैंने क्या बोला, अब आप चाहे स्किप कर सकते हो, सेम पार्ट है। तो आप देख सकते हो ये मैं शॉर्ट रन का पार्ट बता रहा हूँ जहाँ पे आपको प्रॉफिट दे रखा है। मैंने डिटेल पार्ट क्यों नहीं कवर कर रखा, क्योंकि जैसे मोनोपोली में वैसे ही मोनोपोलिस्टिक में है, तो तभी मैंने बोला। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, चलिए यहीं पे ठीक है। ये बोल रहा है बिलो फिगर शो दैट मार्जिनल कॉस्ट कट MR कर्व एट ई पॉइंट। तो मैं खुद ही बना सकता हूँ फटाफट, जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ये एवरेज रेवेन्यू है। जब भी मैं मार्जिनल रेवेन्यू का पार्ट है उसको क्या करूँगा, कट करूँगा, तो वहाँ पे मैं क्वांटिटी सेट कर दूंगा। लेकिन मैंने प्राइस ने सेट करी तो मैं क्या करूँगा, एवरेज रेवेन्यू तक बढ़ जाऊँगा, तो यहाँ पे प्राइस सेट हो जाएगी, तो ये प्राइस सेट हो गई। अगर इस प्राइस से, ये जो प्राइस दे रखी है, इससे कम मेरी एवरेज कॉस्ट है, तो आप देख सकते हैं इससे कम मेरी एवरेज कॉस्ट होगी। जहाँ पे भी मेरी एवरेज कॉस्ट का पॉइंट उस पर्टिकुलर जो क्वांटिटी वाले पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे सेट हुआ, तो जहाँ पे मेरा ये पॉइंट मिला एवरेज कॉस्ट का, मैं उसको लाइन खींच दूंगा और मेरा प्रॉफिट का पार्ट आएगा, ठीक है। तो ये PQSR मेरा प्रॉफिट का पॉइंट है। यहाँ पे आपको बोल दिया प्राइस माइनस कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, या हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट भी बोलते हैं। तभी देखिए मैं इतना डिटेल में नहीं बता रहा। इसके अलावा आपको क्या बोल रहा है कि कभी कभी ये भी पॉसिबल रहता है कि फर्म लॉसेस इंकर कर सकें। याद रखना कि यहाँ पे हम लॉसेस की बात करते हैं तो रेवेन्यू क्या है नीचे और कॉस्ट क्या है ऊपर। तो आप देख सकते हो रेवेन्यू नीचे जा रहा है और कॉस्ट ऊपर जा रहा है, ठीक। तो अब ये समझने की ज़रूरत नहीं है, आपका सेम टू सेम पार्ट है। मुझे लग रहा है आपको आ गया होगा, क्योंकि टाइम वेस्टेज है। अगर आपको फिर भी नहीं आए तो पिछली वीडियो देखिए, तब जाके आपको पूरा पार्ट आ जाएगा। अगर आप बीच में स्किप करके देखते हैं तो आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आप याद रखना कि ये जो मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू है, सबसे पहले आउटपुट डिटरमिन करता है। उससे ऊपर जैसे आप सेट करते हो तो AR पे प्राइस सेट होती है। अगर उससे ऊपर कॉस्ट जा रही है तो जनरली लॉस है। अगर यहाँ पे कॉस्ट जा रही है, अगर यहाँ पे कॉस्ट जा रही है तो हम क्या बोलेंगे इसको, नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है। एवरेज कॉस्ट ऊपर नहीं है। अगर एवरेज कॉस्ट ज़्यादा होगी, सीधी सी बात सोचिए, आपका बिजनेस है, कॉस्ट ज़्यादा होगी और रेवेन्यू कम है तो लॉस ही तो होगा। अगर आपको पता है कि एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, तो नॉर्मल प्रॉफिट ही होगा। इसका मतलब जहाँ पे आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो हो, ऐसे भी है, याद रखना, एग्जाम में आ सकता है, जहाँ पे आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या हो, जीरो हो। अब लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम की बात करेगा तो आपको पता है कॉम्पिटिटर बहुत सारे हैं। लॉन्ग रन में क्या है, नए मार्केट में एंट्रेंट्स भी आते हैं। तो जैसे आपने परफेक्ट कंपटीशन में सुना था कि आप क्या कर रहे हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे थे, लेकिन जैसे ही मार्केट में नई फर्म्स आने लग गई, जैसे मैंने आपको बताया था परफेक्ट कंपटीशन में कि मेरे दोस्त की चूड़ी की दुकान, उसके रिलेटिव ने देखा, तो उनके रिलेटिव ने देखा कि यार इसने एक और शॉप ले ली 3 साल के अंदर, तो हम भी आ जाते हैं। तो वो भी आने लग गए। वो क्या करने लग गए, सस्ती प्राइस पे देने लग गए। तो इसको भी अपनी प्राइसेस क्या करनी पड़ी, कम करनी पड़ी। तो इसका भी जो प्रॉफिट था, एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल, वो वैनिश हो गया और सिर्फ क्या बच गया, नॉर्मल प्रॉफिट बच गया। तो बोल रहा है जैसे ही ज़्यादा फर्म्स आ जाती है मार्केट में तो प्रॉफिट जो भी कमाती है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाती है फर्म, वो वैनिश हो जाता है और सिर्फ क्या बच जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट बच जाता है, ठीक है। और लॉसेस के केस में आप याद रखना कि शटडाउन पॉइंट भी आ सकता है, लेकिन वो कब आता है, अगर आप अपनी फिक्स कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे, ये भी मैंने बताया था, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे। तो अगर आप अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे तो उस केस में आपको शट डाउन करना ही ज़रूरी है। या तो टेम्परेरी करो या परमानेंट करो, आपकी मर्जी है। अब देखिए ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका लॉन्ग रन का दे रखा है, तो इसमें कैसे बना रखा है, आप इस पर ध्यान मत देना, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है। अभी
तो आपको पता है कि यहाँ पे आपका मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पे आपका एवरेज रेवेन्यू। अब मैं जानबूझ के बार बनाता हूँ ताकि थोड़ी सी आपको नॉलेज मिल जाए। देखो लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, तो ये देखिए क्वांटिटी का पॉइंट आ गया। यहाँ पे आप यहाँ पे सेट नहीं करोगे, ये गलत हो जाएगा। तो आपको तो पता है कि प्राइस कहाँ सेट करनी है, इधर सेट करनी है, इधर आ गया। अब आपको पता है कि आप नॉर्मल प्रॉफिट कमाते हो, तो ये प्राइस है, मतलब ये AR है। तो आप देख सकते हो, देखो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट टच करते हुए जा रहा है, टेंजेंट स्पर्श करते हुए जा रहा है। तो आप देख सकते हो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, क्योंकि ये लॉन्ग रन से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे LAC लिखा हुआ है। आप L मत लिखो, एवरेज कॉस्ट बोल दो नॉर्मल, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट आ गया। तो ये पार्ट दे रखा है। अब आप बोलोगे कि सर ये क्यों दे रखा है। आप देख सकते हो कि एवरेज कॉस्ट तो कहाँ पे रिड्यूस होती है, आपको पता है कि एवरेज कॉस्ट कहाँ पे मिनिमम होती है, कीजिए याद। लोगों को याद ही नहीं रहता, क्या करें। एवरेज कॉस्ट कहाँ मिनिमम रहती है, जहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट क्या करती है, इंटरसेक्ट, थ्योरी ऑफ कॉस्ट वाले पार्ट में बताया था। तो आप देखिए कि यहाँ पे रहेगी कम। तो ये बोल रहा है कि सपोज करो OQ की जगह अगर आप OR आउटपुट करते हैं, तो इसका मतलब हम इक्विलिब्रियम से शिफ्ट हो गए। इक्विलिब्रियम से शिफ्ट होने का मतलब क्या है, आपकी जो मैंने क्या बोला, एवरेज कॉस्ट मिनिमम यहाँ पे है, लेकिन रेवेन्यू देखो यहाँ पे आ गया। अगर आप OR क्वांटिटी बेचने की करते हो तो आपका रेवेन्यू नीचे हो गया, दिख गया, और कॉस्ट ऊपर हो गई। कॉस्ट मिनिमम है लेकिन रेवेन्यू कम हो गया, ठीक है। अब आप बोलोगे सर पहले कैसे था, पहले तो बल्कि क्या था, एवरेज कॉस्ट ज़्यादा थी यहाँ पे, पर दिमाग लगाइए वहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इक्वल था। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आप इस पॉइंट पे पहुँचे तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम आ गई, लेकिन उससे भी एवरेज रेवेन्यू कम हो गया। तो इतना एक तरीके से आपको लॉस हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आने की करोगे ही नहीं और यहीं पे ही जाओगे। तो इस केस में क्या बोल सकता हूँ मैं, कि जहाँ पे हमारी कॉस्ट पर यूनिट सबसे लोएस्ट रहती है वो हमारी इकोनॉमिक कैपेसिटी है। बताई थी मैंने आपको, थ्योरी ऑफ कॉस्ट के लास्ट पार्ट में बताई थी इकोनॉमिक कैपेसिटी। और हम प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गई हमारी एक्सिस कैपेसिटी, क्या हो गई एक्सिस कैपेसिटी, याद रखना, ये हमारी हो गई एक्सिस कैपेसिटी। तो यहाँ पे यही पॉइंट दे रखा है, एक बार मैं आपको पढ़ा के बता देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। देखिए ये बोल रहा है अबव फिगर शो द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म इन मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट। द एवरेज रेवेन्यू कर्व टचेज द एवरेज कॉस्ट कर्व एट पॉइंट T कॉरस्पॉन्डिंग टू क्वांटिटी Q एंड प्राइस P। एट इक्विलिब्रियम मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, जीरो, मतलब इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या है आपका, जीरो। सिंस एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, मतलब ऑल फर्म्स आर अर्निंग जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट और जस्ट नॉर्मल प्रॉफिट, समझ गए। तो जब जीरो इकोनॉमिक बोलो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को जीरो बोलो, या नॉर्मल प्रॉफिट बोलो। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो। अब ये हो रहा है इन केस ऑफ परसिस्टिंग लॉसेस इन द लॉन्ग रन द लॉस मेकिंग फर्म विल एग्जिट फ्रॉम द मार्केट एंड दिस विल गो ऑन टिल द रिमेनिंग फर्म मेक्स नॉर्मल प्रॉफिट ओनली। तो इसका मतलब क्या है, जो भी लॉस मेकिंग फर्म है लॉन्ग रन में वो मार्केट से निकल जाएगी। और आपको पता है कि नई फर्म आ रही है मार्केट में, नई फर्म आती जा रही है, आपकी प्राइसेस कम होती जा रही है। तो उस केस में आपका क्या हो गया, जो एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से मैच कर गया और आप क्या कर रहे हो, नॉर्मल प्रॉफिट ही कमा रहे हो, जैसे आप परफेक्ट कंपटीशन में करते थे। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इट इज़ टू बी नोटेड दैट एन इंडिविजुअल फर्म विच इज इन इक्विलिब्रियम इन द लॉन्ग रन विल बी ऑपरेटिंग एट लेवल एट विच इट डज नॉट फुली रिलाइज इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। क्योंकि आपको पता है कि वो कहाँ पे होता है, जहाँ पे आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो नीचे से एवरेज कॉस्ट को कट कर रहा है, जबकि आपको पता है कि आपका क्वांटिटी का पॉइंट यहीं पे मिल रहा था। समझ गए ना, आपका क्वांटिटी का पॉइंट यहीं पे मिल रहा था और यहीं पे एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि आपका ये बोल सकते हो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट था, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट था। लेकिन आप यहाँ पे जाने की क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पे जाएंगे तो एवरेज रेवेन्यू कम हो जाएगा और कॉस्ट चाहे मिनिमम हो लेकिन वो एवरेज रेवेन्यू से ज़्यादा लगने लग जाएगी। तो हमारा बेनिफिट नहीं होगा, हमारा लॉस होगा। इन अदर वर्ड द प्लांट आर नॉट यूज टू ऑप्टिमम कैपेसिटी, प्लांट को ऑप्टिमम कैपेसिटी में यूज नहीं किया गया। मैं वापस एक बार ऊपर आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं कि आपकी एवरेज कॉस्ट नीचे यहाँ तक जा सकती है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे कट करता है वहाँ पे एवरेज कॉस्ट क्या होती है आपकी, मिनिमम होती है। लेकिन आप वहाँ जाने की क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट हो, जहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट होता है, वहाँ से आप खिसकते नहीं हो। लेकिन अगर आप खिसक गए और OR पे पहुँच गए तो उस केस में क्या होगा, आपकी एवरेज कॉस्ट तो मिनिमम आएगी लेकिन एवरेज रेवेन्यू भी कम हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि ये आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी है, मतलब OR आउटपुट आप बना सकते हो, OR आउटपुट आप बना सकते हो, लेकिन आप OQ बना रहे हो। तो OQ बना रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप अपने लॉस को मिनिमाइज़ करना चाहते हो। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया है, लेकिन मैंने पर्टिकुलर ये पॉइंट बना के नहीं बताया और आपको मैंने ये नहीं बताया कि इकोनॉमिक कैपेसिटी कहलाती है, क्योंकि मुझे लगा कि थ्योरी ऑफ कॉस्ट में आपको पता होगा। तो जनरली इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक कैपेसिटी बोलते हैं। लेकिन हम ये क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एवरेज रेवेन्यू जो आ रहा है वो किसके बराबर है, एवरेज कॉस्ट के बराबर है। ठीक है, तो जो गैप बच गया Q और R का,
वो जनरली हमारा क्या कहलाएगा, एक्सिस कैपेसिटी। हम बना सकते हैं लेकिन हम क्यों नहीं बना पा रहे, क्योंकि इस केस में हमने क्या बोला, एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू को यहीं पे ही टच कर रहा है, चाहे हमारी एवरेज कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा हो, लेकिन हम कम की तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो हम ऑप्टिमल पॉइंट से पहले ही एक तरीके से गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बोल रहा है। हमारी पूरा प्लांट यूज़ नहीं हो पा रहा। हाउएवर एनी अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस मोर टू सिक्योर द एडवांटेज ऑफ लीस्ट कॉस्ट प्रोडक्शन। लेकिन अगर आप पूरे प्लांट कैपेसिटी को यूज़ करते हो और आप चाहते हो कि यार कॉस्ट कम हो जाए, तो एक तरीके से क्या होगा, बेतुकी बात होगी, या हम बोल सकते हैं कि आप में दिमाग नहीं होगा, विल बी इरेशनल, आप एक तरीके से लापरवाह हो जाओगे। सिंस द प्राइस रिडक्शन टू सेल द लार्जर आउटपुट विल एक्सीड द कॉस्ट रिडक्शन मेड पॉसिबल। ये बोल रहा है सिंस द प्राइस रिडक्शन टू सेल द लार्जर आउटपुट विल एक्सीड द कॉस्ट रिडक्शन। इसका मतलब क्या है, जो कॉस्ट रिडक्शन हुआ उससे ज़्यादा प्राइस रिड्यूस हो जाएगा, मतलब एवरेज रेवेन्यू नीचे आ जाएगा, और एवरेज कॉस्ट चाहे आपकी मिनिमम है लेकिन वो ऊपर रहने लग जाएगी। इफ़ आउटपुट इज इंक्रीज अप टू आर इन द अबव फिगर वी फाइंड दैट एवरेज टोटल कॉस्ट विल बी ग्रेटर देन एवरेज रेवेन्यू। आ गया ना। Thus, a monopolistically competitive firm, which is in equilibrium in the long run, is at a position where it has excess capacity. That is, it is producing a lower quantity than it is full economic capacity. समझ गए? तो full economic capacity आपकी ये है, लेकिन आपको पता है कि आप इक्विलिब्रियम पे जब पहुँचे, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, तो वहीं पे आप प्रोड्यूस करोगे, तो आपकी जो ये कैपेसिटी कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, एक्सिस, और जो ये आर वाली कहलाएगी क्या कहलाएगी, इकोनॉमिक कैपेसिटी, ये आपकी फुल कैपेसिटी। ठीक है, और उससे कम आप काम कर रहे हो। द फर्म इन अबव फिगर कुड एक्सपांड इट आउटपुट क्यू से आर और एवरेज कॉस्ट रिड्यूस कर सकती है, बट इट डज नॉट डू सो बिकॉज इन डूइंग सो द फर्म वुड रिड्यूस एवरेज रेवेन्यू मोर देन इट रिड्यूसेस एवरेज कॉस्ट। इसका मतलब क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा और एवरेज कॉस्ट कम होगी, लेकिन एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा एवरेज रेवेन्यू रिड्यूस हो जाएगा। एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा एवरेज रेवेन्यू रिड्यूस हो जाएगा। It implies that firm in monopolistic competition are not of optimum size and there exists excess capacity, जो कि कौन सी है, QR in over example above of production with each firm। ठीक, तो आई होप थोड़ा मैं भी थक गया, क्योंकि मैंने पूरा पर्टिकुलर जोड़ लगा के पार्ट बताया। तो देखिए Q से लेके R, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी एक्सिस कैपेसिटी कहलाएगी और ये आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी कहलाएगी। आई होप आपका सारा पार्ट खत्म हो गया होगा। अब हम देखेंगे ओलिगोपोली का पार्ट। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।